हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीस्टार्ट क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ये। और इसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या बता रखा है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में बताएगा कि रिएक्शंस किस तरह से होती है और उनको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या होगा जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे समर्स में, तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी यहाँ पे। एंड आयरन तवा और पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जब हम ह्यूमिड एटमोसफेयर के अंदर आयरन के तवा या फिर पैन या फिर नेल को छोड़ देती है तो क्या होता है, उसको जंग लग जाता है, क्योंकि आयरन की चीज़ें और आयरन को रस्ट लग जाता है। तो केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स है, जब वो ख़राब हो जाते हैं या फिर फर्मेंटेड हो जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। फूड इज़ कुकड। फूड को कुक किया जाता है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फिर रेस्पायर, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इन ऑल अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। इसका मतलब क्या है, जो पहले हमने चीज़ें ली थी और जब हमने बाद में देखा उनको तो उन सब्सटेंसेस की कंडीशन चेंज हो गई है। मतलब जो पहले थी वो बाद में नहीं रही, मतलब क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई उनके अंदर। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। 9th क्लास में हमने पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल चेंज कब होगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते तो बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब कोई भी केमिकली कोई चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिजिकली दिखने में जब चेंज होता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज what is actually meant by chemical reaction। अब chemical reaction का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। How do we come to know that a chemical reaction has taken place। अब आपको कैसे पता लगेगा कि chemical reaction हुई है। इसमें हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें chemical reactions के बारे में पता लगता है। हमारी पहली एक्टिविटी है सॉरी एक्टिविटी 1.1। इसमें दे रखा है कि हमें एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। जो भी मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं हम उसको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है और उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए। MgO बना हुआ है, उसके ऊपर लेयर बन चुकी है उसके ऊपर ऑक्साइड की, तो इसलिए MgO बन चुका है, ऊपर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन करेंगे। Hold it with a pair of tongs. Burn it using a split lamp or burner or collect the ash so formed in a glass, watch glass as shown in the figure. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। देखो हमने इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स के साथ पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, और हमने बर्नर के साथ इसको बर्न किया। तो Mg मैग्नीशियम था, उसने O2 के साथ रिएक्शन करके MgO बना लिया। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे और इधर भी 2 आएगा। Mg प्लस O2 रिएक्शन होगी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 लगेगा। और O2 तो कंप्लीट है, O2 यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। अब देखो जो मैग्नीशियम रिबन है, जब वो जला तो नीचे राख, मतलब कि ऐसी इकट्ठी हो गई वो गिलास के अंदर, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ग्रेइश कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमें इसके रिजल्ट दे रखे हैं।
You must have observed that magnesium ribbon burns with the dazzling white flame. जब ये रिएक्शन हुई तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो कैसे बर्न कर रहा है, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है और चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाएगा। ग्रे से वाइट कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब ऐसा लगता है हमें कि वो ग्रे कलर का है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मतलब उसका केमिकल नेम क्या है उस पाउडर का, जो ऐसी इकट्ठी हुई है वाइट कलर की, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये एक रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2। इसमें हमें लेना है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस और ऐड करना है इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI, PbNO3 ट्वाइस को ऐड करना है, KI में या KI को इसमें ऐड करना है और दोनों को मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने के बाद हम क्या देखेंगे, PbI2 बना हमारा एंड KNO3 रिएक्शन के बाद। PbI2 है जो वो सॉलिड है येलो कलर का, PPT बने हैं ये, और KNO3 सोल्यूबल फॉर्म में है। ये इंस्टेंटली येलो कलर देगा जब हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं इसके अंदर, तो हमें इंस्टेंटली येलो कलर देगा और थोड़ी देर के बाद ये जो येलो कलर के PPT बने PbI2 ये नीचे बैठ जाएंगे और हमारा जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा, KNO3 जो कि सोल्यूबल है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक ग्रैनुअल्स जिंक मेटल लिया हमने। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे डालना है, डाइल्यूट डालना है हमें, कंसनट्रेटेड नहीं डालना, हमें डाइल्यूट डालना है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक की रिएक्शन होगी। जब HCl के साथ हो रही है तो ZnCl2 मिलेगा, और जब Zn H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट हमें रिएक्शन में मिलेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स एंड, मतलब ये पूछ रहे कि जिंक के जो जिंक मेटल है उसके अराउंड आपको कुछ दिखेगा, उसके अराउंड हमें बबल्स दिखेंगे जो कि हाइड्रोजन गैस के हैं, जो हाइड्रोजन गैस क्या बबल्स बना लेती है जिंक ग्रैनुअल्स के अराउंड। टच द कोनिकल फ्लास्क को टेस्ट देर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जब हम इसको टच करेंगे तो हमें कोनिकल फ्लास्क को जब टच करेंगे तो हमें गर्म लगेगा, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है, एक्जोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर बोल सकते हैं हम रिडोक्स रिएक्शन है, ठीक है। और जो ऊपर वाली थी 1.2 ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है डबल, PB इसके साथ चला गया और K इसके साथ, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखेंगे हम कौन कौन सी रिएक्शन किस टाइप से होती है, क्या क्या टाइप है। ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसने यहाँ पे जो एसिड है जिंक ने उनको डिस्प्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है दोनों में से जिंक ने, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फ्रॉम द अबव 3 जो तीनों एक्टिविटी है उनमें से हमें क्या मिला, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, चेंज इन द स्टेट। हमने देखा कि स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई जैसे हमने 2 लिक्विड लिए थे यहाँ पे और यहाँ पे एक सॉलिड फॉर्म आई है, एक लिक्विड, तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्व हुई जैसे कि इसके अंदर हुई है। और चेंज इन द टेम्परेचर, जैसे इसी में टेम्परेचर चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले वो कूल थे या फिर बोल सकते नॉर्मल टेम्परेचर था इनका, लेकिन जब मिक्स किया तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे हीट मतलब हीट रिलीज हो रही, इसलिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमें इसका जो ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये हमें बाहर से गर्म लगता है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको किसी फॉर्म में तो लिखा जाएगा, पेपर पे लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं केमिकल
रिएक्शन को लिखने के लिए, तो केमिकल इक्वेशंस होती है वो। एक्टिविटी 1.1 में देखा हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। अब सेंटेंस की फॉर्म में ऐसे लिखना, ये बहुत ही लॉन्ग मतलब चीज़ें हैं, अगर हम सिंपल बता रहे हैं इसको तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, एरो का साइन लगाते हैं जब भी रिएक्शन होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ये दोनों रिएक्टेंट है, और जो हमें मिलता है वो क्या है, प्रोडक्ट होता है। दिस सब्सटेंस द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। यही बोल रही हूँ मैं, दोनों जो रिएक्ट कर रही है वो रिएक्टेंट है, नाम से ही पता लग रहा है रिएक्टेंट कौन है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड formed during this reaction as a product। अब जो वर्ड इक्वेशन है ये शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। इनके बीच में एक एरो है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो चेंज को कौन दिखा रहा है, एरो दिखा रही है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो एरो से हमने शो किया है। द रिएक्टेंट और रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट है इसको इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एंड प्लस का साइन लिखते हैं जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या मतलब रिएक्टेंट लिख रहे हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन दैम। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है ये किसके टुवर्ड्स होगा, किसकी तरफ होगा, ये प्रोडक्ट की तरफ होगा। एंड द शोज द डायरेक्शन, द रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये की डायरेक्शन जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में हो रही है। अब राइट करेंगे हम केमिकल इक्वेशन को, कि किस टाइप से हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। ये तो हमने देखी है वर्ड इक्वेशन, जो पीछे हमने देखी है ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, ओके। और अब हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई अदर तरीका है, शॉर्टर वे है? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स की बजाय केमिकल सिंबल्स यूज कर ले, उनका केमिकल फॉर्मूला यूज कर ले, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इसको लिखना शॉर्ट वे हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का एक केमिकल इक्वेशन को। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। वर्ड इक्वेशन जो हमने पीछे देखी है, वर्ड इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि एक शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। Mg प्लस O2 हमें क्या देगा, MgO, ये शॉर्टर वे है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरो। एरो के दोनों साइड हम काउंट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसके एलिमेंट्स के एटम कितने हैं। जो हमारे पास एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स इस साइड कितने हैं और इस साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड काउंट एंड कंपेयर करेंगे। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? क्या दोनों साइड सेम है? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर वो दोनों सेम है, जैसे कि मैग्नीशियम ठीक है, एक एक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced. तो ये unbalanced equation है because the mass is not the same on the both sides of the equation. ये equation के दोनों साइड में हमें मास इक्वल नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती है, उनको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मतलब बोल सकते हैं रफली इक्वेशन है, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस्ड है ना।
अनबैलेंस्ड को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल, मतलब कि क्या रिएक्शन तो यही होगी लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको हम कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि यही केमिकल इक्वेशन है, मतलब ये फाइनल केमिकल इक्वेशन नहीं है इस इन रिएक्टेंट्स के लिए। तो ये हम अब सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस है उनको बैलेंस कैसे करते हैं। Balanced chemical equations. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या है, एक लॉ है किसके कंजर्वेशन के लिए, मास के कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन होता है कि कंजर्व रहे वो, मतलब मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होना चाहिए, यही हमारा लॉ है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब वो जो मास हमने स्टार्टिंग में लिया है वो मास उतना ही रहेगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी। दिस इज द total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। और रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट साइड में जो मास है वो प्रोडक्ट साइड में भी सेम मास होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस है, और तभी हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो कर रही है कोई भी इक्वेशन। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने चाहिए उस एलिमेंट के। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें नीड पड़ेगी किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, क्योंकि हमारा जो लॉ है यही बोल रहा है कि मास को हम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जो कि हमने एक्टिविटी 1.3 में देखा था, वही मैंने लिखी है, बस यहाँ पे वही लिख रखा है यहाँ पे। द वर्ड अबोव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है, अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। Zn को जिंक से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला है H2SO4 एंड इनकी जब रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं इसको चेक करते हैं। एक टेबल बना लेंगे हम, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट साइड है ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स से लिख लेंगे, और प्रोडक्ट साइड में जो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो यहाँ लिख लेंगे हम। अब जिंक जो मेटल है रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, 1 1 हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सल्फर हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है, एंड उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो सेम सेम हो गया। इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब एक और रिएक्शन लेते हैं जो अनबैलेंस्ड है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन से हम ऐसी ऐसी टेबल बनाएंगे। अब देखो अगर Fe देखें, Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, Fe1 इधर आएगा और ये Fe राइट हैंड साइड में 3 आएगा। H2 की बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे और इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। जो भी हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा बैलेंस करने के लिए, हमें पहले तो बॉक्सेस ड्रॉ करने होते हैं हर एक के फॉर्मूले के अराउंड। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, मतलब फॉर्मूला सेम ही रखना, सिर्फ हमें बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। Fe कितना है 1 और इस साइड कितना है 3, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 1 एंड 4, ये वही लिखा हमने। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन Fe एंड O बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करने की नीड है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
It is often convenient to start balancing with the compound that contain maximum number of atoms. जिसके भी number of atoms maximum उसको सबसे पहले उठाएंगे, उसको सबसे पहले हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? 4 है. किसके हैं? ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम मतलब जिसमें ऑक्सीजन आता है उसको करेंगे, उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले. इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है. इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या है? ऑक्सीजन के. तो इस एलिमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया. यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट. अब देखो यहाँ पे इधर हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को चूज करना है. तो ये राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन ये इसके पास ज़्यादा, तो हमने इसको उठाया. देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है और राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है. अब इसको बैलेंस करेंगे हम. एक टेबल और बनाएंगे. जिसको भी बैलेंस करना है वो लिखोगे यहाँ पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को ही सबसे पहले बैलेंस करें क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर है. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पहली स्टेज में क्या था? 1 थे. रिएक्टेंट में 1 है क्योंकि H2O है. वाटर के अंदर 1 ही तो है एटम इसका. और प्रोडक्ट के अंदर इसके कितने एटम्स है? 4 है. वो हमने लिख लिया कि इनिशियल स्टेज क्या है. अब हम बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैसे करते हैं? जो हमारे मैक्सिमम है और जो हमारे मिनिमम उनको देखते हैं हम. मैक्सिमम जो नंबर है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो मिनिमम वाले. मतलब ये दोनों इक्वल बनाने हैं हमें. हमारा मोटिव सिर्फ दोनों को इक्वल बनाने का है. तो हमें यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की 4 से, तो यहाँ भी 4 बन गए. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नोट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. हमें कंपाउंड के फॉर्मूले को नहीं चेंज करना. और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. उस रिएक्शन के अंदर जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट्स या एटम्स जो भी है हमें उनको चेंज नहीं करना है. हमें आगे का नंबर चेंज करना है. उनके आगे जो नंबर लग रहा है उसको चेंज करना है. फॉर्मूले में चेंज नहीं करना हमें. फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी पुट कोफिशिएंट 4 एज. हमें 4 आगे लगाना है. कोफिशिएंट लगाना है आगे, हमें इधर नीचे नहीं लगाना है. तो 4 टाइम्स ऑफ H2O एंड नोट H2O4. ऐसे नहीं करना कि O के नीचे लगा रहे हैं हम. ये ऐसे नहीं करना हमें, क्योंकि फिर क्या होगा? फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा अगर हमने ये ऐसे कर दिया. तो फॉर्मूला मतलब वाटर का फॉर्मूला नहीं रहेगा, H2O4 बन जाएगा हमारा. इसलिए हमें आगे लगाना है इस 4 को. या फिर हम ऐसे करें कि ब्रैकेट में लगा के नीचे लगा दे. तो ये दोनों ही तरीके गलत है. ये वाला तरीका ठीक है, ये हमें आगे लगाना है. नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. आधी बैलेंस हुई है तो इसलिए बोल रहे हैं पार्टली बैलेंस इक्वेशन क्या है हमारी. यहाँ पे हमने 4 लगा दिया. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. लेकिन उस टेबल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे F ही बैलेंस नहीं है. F ही को बैलेंस करना पड़ेगा. अब हमें 4th स्टेप में हम क्या करेंगे? F ही को बैलेंस करें. F एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. हाइड्रोजन पहले तो बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे 4 लगाने के बाद हमारा हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया. यहाँ पे 2 है और इधर 8 बन गया. अब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. पिक एनी ऑफ द दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर. लेट्स, कोई भी इनमें से एक उठा सकते हो. लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन. सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को उठा लिया. अब जो हाइड्रोजन है इनिशियल स्टेज में क्या था? 8 थी. नहीं, इनिशियल में, हाँ जी, ये वाली इक्वेशन है, इसमें देखना हमें. पहले वाली में नहीं देखना इसमें, क्योंकि ये इसका अब ये हटेगा नहीं. जो ये आ चुका है 4 ये हटेगा. तो ये हमारी अब उसके बाद फाइनल तो यही हुई है. पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन तो यही है. तो इसमें से लेंगे हम. इसमें यहाँ पे कितने हमारे 8 है. 4 × 2 8 रिएक्टेंट के अंदर है एंड प्रोडक्ट में 2 ही है जो कि हाइड्रोजन के पास है, H2 के पास है. अब जो बैलेंस कर रहे हैं हम, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बैलेंस होगी. ये यहाँ भी 8 हो गई, यहाँ भी 8 हो गया. अब हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर लिख देंगे यहाँ इसको, क्योंकि यहाँ तो 4 था और प्रोडक्ट में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ लगा देंगे.
तो ये हमारी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो अभी Fe है जो वो अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो Fe को बैलेंस करेंगे अब हम। स्टेप नंबर 5 में एग्जामिन द अबो इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। हमें थर्ड एलिमेंट जो कि Fe है वो उसको बैलेंस करेंगे हम। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। आयरन ही बचा है अब जो बैलेंस हुए बिना रहता है। तो हमारे जो पहले Fe कितना था रिएक्टेंट के अंदर 1 एंड प्रोडक्ट के अंदर कितना है 3 है। अब हम इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस बन गई। अब देखो यहाँ पे हमें 3 लिखना है Fe के आगे, और इधर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि Fe3 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम आगे लगा देंगे। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। स्टेप 6, अभी बैलेंस्ड इक्वेशन तो हो गई लेकिन कंप्लीट इक्वेशन नहीं हुई है हमारी। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम इसको 6 स्टेप के अंदर। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये काउंट कर लेंगे हम, उसके बाद ये हम बोल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी हमारी फाइनल। The number of atoms of elements on both sides of equation 1.9 are equal. The equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. ये कौन सा मेथड है? Heat and trial method है ये, जो हमने chemical equation को बैलेंस किया है। As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient, इसका नाम हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों पड़ा है? क्योंकि हमने बैलेंस करने के लिए कुछ ट्राई किया है, ट्रायल किया है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। राइटिंग सिंबल्स 7 में क्या है स्टेप में? राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट लिखेंगे क्योंकि हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हो गई लेकिन एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसको फर्दर देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें जो फिजिकल स्टेट है वो लिखनी पड़ेगी, सिंबल्स लिखने पड़ेंगे फिजिकल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो लिखना पड़ेगा हमें। इसको मतलब स्टेट्स लिखनी पड़ेगी उनकी। केयरफुली एग्जामिन द above balanced equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant और product? क्या हमें ये कुछ बता रहा है reactant और product के बारे में? मतलब किस टाइप के फिजिकल स्टेट क्या है इनकी? No information has been given in this equation about their physical state, क्योंकि हमें पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, क्या कौन सी फॉर्म है। तो ये जो रिएक्शन है ये हम कुछ भी नहीं बता रही है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ reactants and products are mentioned along with their chemical formula. केमिकल फार्मूला के पीछे हम क्या लिख देंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी फिजिकल स्टेट, जो कि हमें एक केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी, क्योंकि हमें ये बताएगा कि जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये नहीं पता हमें कि यहाँ पे जो वाटर है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब फिजिकल स्टेट लिखेंगे तभी तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस केमिकल रिएक्शन से। जैसे हमारे पास Fe है, अब ये सॉलिड फॉर्म में Fe है, जो आयरन सॉलिड फॉर्म में मेटल है। H2O वाटर है जो गैसियस फॉर्म में, भाप की फॉर्म में है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है। Fe इसके साथ रिएक्शन करके Fe3O4 जो कि सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि रस्ट है ना, रस्ट कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हमने पीछे ऐसे लिख दिया। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है, तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो गैसियस। अब देखो जो पीछे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो क्या है? फिजिकल स्टेट्स है इस केमिकल रिएक्शन में, जो भी ये कंपाउंड्स है उनकी फिजिकल स्टेट्स हमने रिप्रेजेंट कर दी। ये अब हमारी फाइनल केमिकल इक्वेशन है, जो कि बैलेंस्ड भी है और पूरी की पूरी क्या है? इंफॉर्मेटिव है। Note that symbol G is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में यूज़ किया गया, इसलिए हमने इसको गैसियस पीछे गैस जी लिखा है, गैसियस लिखा है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। तब तक हम इनको यूज़ नहीं करेंगे जब तक क्या है स्पेसिफाई ना किया जाए कि किस फॉर्म में ले रखा है, ये गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है,
जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया जब तक हम लिखेंगे नहीं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन, अब यही चीज़ नहीं कि सिर्फ हम ये हो गई, कभी कभी क्या करते हैं जो एरो है इसके ऊपर भी कंडीशंस लिखनी पड़ती है। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन की, रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जो रिएक्शन हो रही है वो किस कंडीशन में हो रही है, सच एज टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी दिखा सकते हैं कितने टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ हो रही है, प्रेशर कितना दे रहे हैं हम, कैटलिस्ट कौन सा डाल रहे हैं। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबो और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, एरो के ऊपर और एरो के नीचे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे कि CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, प्लस में वाटर, हाइड्रोजन गैस हमने इसमें ऐड की 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे। ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3OH, जो कि क्या है लिक्विड फॉर्म में है। मिथेनॉल है ये, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये पूरी क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है सब चीज़ों के बारे में कि हमने कंडीशन क्या दी है, हमने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले वो किस फॉर्म में, किस फिजिकल स्टेट में है। नेक्स्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। ये जो रिएक्शन है वो दे रखी है प्लांट के अंदर, जो खाना बनाने की प्रोसेस है। केमिकल जो रिएक्शन है हमारे प्लांट के अंदर खाना बनाने की, वो रिएक्शन दिखा रखी है। CO2 गैस लेता कोई भी लीफ या कोई भी प्लांट, और वाटर एंड CO2 के साथ रिएक्शन होके हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज जो कि एक्वस फॉर्म में है, O2 गैस जो कि एक्वस फॉर्म में क्योंकि पानी के अंदर घुली हुई है अभी ये, और H2O जो कि क्या है लिक्विड फॉर्म में पानी है। तो ये हमारी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो विद द फिजिकल स्टेट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।